Hello students, hope you all are good and revising properly at home. As we have finished one of our chapter from civics, that is central government, और central government के साथ साथ हमने state government कई हद तक समझ चुके हैं. जिस दिन मैं किसी एक दिन बीच में फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको एक ही दिन में स्टेट गवर्नमेंट जो है फिनिश कर देंगे. अब हमने स्टार्ट किया है आज से इकोनॉमिक्स और हमें बहुत स्ट्रेटेजी से पढ़ना है. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कई स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम आपने 4-5 डेज लिए या फिर मैम एक दिन में ही क्यों नहीं. एक दिन में इट इज नॉट पॉसिबल. इट कांट बी पॉसिबल टू कंप्लीट द चैप्टर सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ सिंगल डे, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ आपको ये बता सकती थी कि आप लोकसभा पढ़ लीजिए, राज्यसभा में आपको समझा नहीं सकती थी. रीजन, उस चैप्टर से 7 मार्क का सिंगल क्वेश्चन आता है और उसी चैप्टर के साथ साथ 8 मार्क का एक चैप्टर कवर होता है. इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक ही वीडियो से उसको खत्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने 15 मार्क्स के लिए आपको पढ़ाया है और आपका उससे रिवीजन हुआ है. अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इट्स प्लानिंग. इस चैप्टर को बहुत स्ट्रेटेजी से पढ़ना है. बिल्कुल भी इस चैप्टर में आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत डीपली एक एक लाइन पढ़नी है. एक एक लाइन जरूर पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कंटेंट बहुत ज्यादा लर्न करना है, बिल्कुल भी नहीं. जितने भी मेन हेडिंग्स हैं सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको. इसमें शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनके फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए. कुछ सेशंस है कि ये चीज कब स्टार्ट हुई वो पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क ईच, मतलब कि 3 क्वेश्चन आएंगे आपके इस चैप्टर से सिर्फ, और तीनों ही क्वेश्चन जो होंगे दे विल बी ऑफ 1 मार्क ईच. सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे और कंटिन्यूटी में आते हैं. जहां तक मुझे याद है 5, 6, 7 क्वेश्चन नंबर भी फिक्स है. आप लोग डेस्क में प्लीज फॉलो कीजिए. क्वेश्चन नंबर फिक्स है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वेश्चन नंबर 30 आता है, लास्ट क्वेश्चन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपको पता है एसएस के स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो 1-1 मार्क के आते हैं, और 5, 6, 7 जहां तक मुझे याद है, फिर 6, 7, 8 कंटिन्यूटी में है. 3 क्वेश्चन आते हैं आपके इस चैप्टर से, तो 1-1 मार्क के आते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा आप इसमें कितना एक्स्ट्रा आपको याद होना चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन. इसके अलावा आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना है. और मैं आपको इस चैप्टर में लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो नेट पे भी अवेलेबल हैं या फिर आ सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी. अब आते हैं नेशनल इनकम पे. इसमें ये पॉइंट्स हमको पढ़ने और हमारा चैप्टर फिनिश है. नेशनल इनकम क्या होता है? व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम से ध्यान रखेंगे आप, इट इज द टोटल इनकम इनकर्ड इन अ नेशन. एक नेशन के अंदर जो टोटल इनकम जो है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू क्या की जाती है, अर्न की जाती है, उसी को कहा जाता है नेशनल इनकम. एक और चीज, इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर आप वही कॉपी में लिख कर आएंगे. जो प्रॉपर आपकी बुक में दे रखी ना लैंग्वेज एज इट इज, वही लिख कर आएंगे. व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू इनकर्ड बाय द फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू आउट अ फाइनेंशियल ईयर इन अ कंट्री. एक कंट्री में, एक फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट हैं या जो फाइनल सर्विसेज हैं उनसे अकर होने वाली, उनसे अर्न की जाने वाली इनकम क्या कहलाती है? नेशनल इनकम. अब एक और चीज, उसके बाद आता है व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर. अभी मैंने फाइनेंशियल ईयर बोला, अब आता है व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर. नेशनल इनकम क्या हो गया, आपको समझ में आया? देखिए नेशनल इनकम में एक और चीज हो सकता है, क्वेश्चन अगर कोई टीचर अच्छा टीचर है और आपको क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देते, वैसे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इसमें 5 to 10% ये क्राइटेरिया होता है कि वो क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो अपने कॉन्सेप्ट्स को या कॉन्सेप्चुलाइज करके आंसर्स को देते हैं. ये हर पेपर के साथ होता है, हर सब्जेक्ट में. तो अगर इसको ट्विस्ट करके भी देना चाहे कोई क्वेश्चन, तो इस तरह से बना सकता है कि नेशनल इनकम जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. नेशनल इनकम हमेशा डिपेंडेंट होते हैं लास्ट प्रोडक्ट पे, मतलब फाइनल प्रोडक्ट पे. रॉ मटेरियल से इनकम जो हो रही है वो नहीं, रॉ मटेरियल से होने वाली इनकम या जो मिड प्रोडक्ट्स हैं उनसे होने वाली इनकम वो नहीं, जो फाइनल प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल वीट यूज हुआ, वीट का यूज करके एक इंडस्ट्री में ले जाया गया, उस वीट से यू कैन से चिप्स, पापड़ या कुछ भी बनाया गया, तो फाइनल प्रोडक्ट वो तैयार हो गया है. अब वीट को सोल आउट किया था तब एक इनकम हुई थी, फिर उसी वीट से चिप्स या पापड़ बनाए थे, या पोटैटो था, पोटैटो सोल हुआ था, पोटैटो चिप्स कंपनी तक पहुंचा था, मतलब कि एग्रीकल्चर फील्ड से होता हुआ वो मंडी में पहुंचा, मंडी से होता हुआ वो उस फैक्ट्री में पहुंचा पोटैटो, जहां पर पोटैटो चिप्स बनाए जाते हैं. और फिर तो देखिए एग्रीकल्चर फील्ड से पहुंचा था तो क्या हुआ,
बताइए क्या हुआ, वहां पे भी एक इनकम हुई। फिर उस फील्ड वाले ने बेच दिया था मंडी में, मंडी से खरीदा फैक्ट्री ने, तो मंडी में भी उसको खरीदने पे कुछ इनकम हुई। तो आप इतनी सारी इनकम एक ही पोटैटो के लिए नहीं करेंगे ना, जो पोटैटो इतना कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आप उसको नहीं काउंट करेंगे, आप काउंट करेंगे फाइनल प्रोडक्ट्स क्या है। फाइनल प्रोडक्ट्स और फाइनल सर्विसेज जो हैं उनसे टोटल इनकम जो एक कंट्री में हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो होती है आपकी नेशनल इनकम। वही क्या होती है आपकी नेशनल इनकम। तो आप ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज नेशनल इनकम, और ये फाइनल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है नेशनल इनकम, या फाइनल सर्विसेज पे डिपेंडेंट है, मिड वैल्यूज पे जो अर्न हो रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आता है व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। आपसे कोई पूछ सकता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। देखिए फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, समझ रहे हैं। तो 31 मार्च को एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो और फिर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से। तो इस दौरान जो इनकम अकर हुई है टोटल फाइनल प्रोडक्ट से या फाइनल सर्विसेज से, उसको ही कहा जाता है नेशनल इनकम। अब आते हैं पर कैपिटा इनकम। देखिए नेशनल इनकम कभी भी किसी कंट्री की, किसी भी नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बता सकता, समझिएगा। किसी कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा है और किसी कंट्री की नेशनल इनकम कम है, लेकिन नेशनल इनकम कभी भी किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं तो बहुत शॉर्ट वैल्यूज से आपको समझा दूंगी। जैसे मैंने कहा एक कंट्री है, अब मैं कंट्री बहुत कम पॉपुलेशन के साथ लेने वाली हूँ, लाइक कंट्री को अब मैं फैमिली में कन्वर्ट कर रही हूँ। मैंने कहा ना कम पॉपुलेशन के साथ लेने वाली हूँ, तो अब समझिएगा एक फैमिली है, उस फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, एक फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, एक फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, एक फैमिली में 3 मेंबर्स हैं और एक फैमिली में 7 मेंबर्स हैं। इस फैमिली की इनकम थी, मतलब इसमें जो भी पर्सन अर्निंग पर्सन है उनकी इनकम थी 30,000, और इस फैमिली में जो भी अर्निंग पर्सन है उनकी इनकम है बच्चे 48, मैं इसको ना डायरेक्टली कर देती हूँ 42,000 इतना, या 50,000, चलिए मैं इसको 50,000 भी कर देती हूँ 50,000। अब समझिए किस फैमिली की इनकम ज्यादा है, 30,000 या 50,000? 50,000 ऑब्वियसली इस फैमिली की इनकम ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई, आप तो ये कह सकते हैं, जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ये वाला फैमिली है, इस फैमिली के लोग ज्यादा डेवलप्ड होंगे या इनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा, इनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज नोटिस करें कि ये 30,000 अगर हम इन 3 मेंबर्स में डिवाइड करें तो ये 10K टू ईच आएगा, मतलब हर मेंबर खुद को डेवलप करने, खुद की ग्रोथ पे या खुद की डेवलपमेंट के लिए कितना यूज करेगा, 10,000। यहाँ देखिए 7 7 49, तो 7.1 अप्रोक्स, तो यहाँ पे पर मेंबर 7.1 रुपीज मिल रहा है। यहाँ 10,000 पर पर्सन पड़ रहा है, यहाँ पे 7.1 पर पर्सन पड़ रहा है। इसका मतलब 10,000 वाला ज्यादा डेवलपमेंट फील करेगा बजाय 7.1 की। वही चीज समझने की कोशिश कीजिए, इनकम इस फैमिली की ज्यादा थी और इस फैमिली का इनकम कम था, बावजूद इसके इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका डेवलपमेंट कम हो रहा है। क्योंकि देखिए, और अगर मैं यही कर दूं, इसके मेंबर्स और बढ़ा देती हूँ, मैं कह देती हूँ भाई एक जॉइंट फैमिली है और यहाँ पे 10 मेंबर्स हैं, तो पर पर्सन कितना हुआ, 5K हुआ। मतलब जितना पर पर्सन बढ़ता जाएगा इसमें क्या होता जाएगा, पर पर्सन के ऊपर खर्च होने वाला पैसा कम होता जाएगा। अब ये 10,000 पर पर्सन पड़ रहा है, ये अच्छी सुविधाएं इनको मिल सकती हैं, अच्छी एजुकेशन इनको मिल सकती है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल सकती है, इनके कंपैरिजन में इनको कम मिलेगा। तो वही बात आती है कि किसी की नेशनल इनकम, अब इस फैमिली को हम कर देते हैं नेशन, 2 अलग अलग कंट्री है, 2 अलग अलग नेशन है। अब इस 30,000 को आप करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी की भी जो इनकम है नेशनल इनकम,
उससे ये नहीं पता चलता कि उस कंट्री में डेवलपमेंट कितना हो रहा है या उस कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट आया है थ्रू आउट द ईयर्स, या वो कंट्री कितना डेवलप हो रही है। नेशनल इनकम इज नॉट द क्राइटेरिया। तो कौन क्राइटेरिया होता है जिससे आप पता लगाएंगे उस कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है? दैट इज पर कैपिटा इनकम। वो होता है आपका पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आपको बताती है कि वो कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, या उस कंट्री के अंदर फैसिलिटीज बेटर होंगी या नहीं। वो कैसे? यही है पर कैपिटा इनकम जो मैंने ये बताया। इसमें क्या किया था मैंने? सैलरी को डिवाइड किया था बाय पर पर्सन। तो ऐसे ही इसमें होता है पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम। तो आप लिख कर कैसे आएंगे? आप उसको लिख कर आएंगे। हाँ, अगर फॉर्मूला पूछा जाता है, पॉइंट क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर्स में इस तरह से दे रखा है कि राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पर कैपिटा इनकम, तो आप पहले पर कैपिटा इनकम को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद इस तरह से लिखेंगे, पर, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ क्योंकि मैंने तो ऊपर लिखा हुआ है, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन। उसके बाद पेंसिल और स्केल के हेल्प से आप क्या करने वाले हैं? इस फॉर्मूला को क्या करने वाले हैं? आप इस फॉर्मूला को एक बॉक्स में बंद करके आएंगे। सेम आप मैथ्स के साथ करेंगे। मैथ्स में आपका, क्योंकि आपका एक मैथ्स का एग्जाम भी रहा है, मैथ्स में आपका जैसे ही कोई आंसर आ जाता है, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर, जो भी आंसर आता है आप उसको पेंसिल से बॉक्स में बंद करके आएंगे। नाउ सी, अभी पर कैपिटा इनकम क्या होती है? तो वही चीज कि कंट्री की नेशनल इनकम कितनी भी ज्यादा है लेकिन पर पर्सन डेवलपमेंट में पैसा कम मिल रहा है, तो वो कंट्री क्या है? एक ज्यादा बेटर डेवलप्ड कंट्री नहीं है, उसका डेवलपमेंट कम है। तो जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो कहेंगे उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। आगे बात समझिए। तो नेशनल इनकम इज नॉट द क्राइटेरिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज द क्राइटेरिया अमंग नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम फॉर डिटरमाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन? तो वो क्या है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज द क्राइटेरिया, is the tool by the help of which one can determine the economic development of a nation. एक नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे पता चलता है? पर कैपिटा इनकम से, ना कि उसकी नेशनल इनकम से। क्योंकि नेशनल इनकम कितनी भी हो लेकिन पर पर्सन डेवलपमेंट के लिए जो अमाउंट या जो मॉनेटरी वैल्यू यूज हो रही है वही उस कंट्री में डेवलपमेंट शुरू करेगी या उस कंट्री का डेवलपमेंट करेगी। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्वेश्चन आ भी चुका है, हाफ ईयरली के एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की थी और कब की थी? देखिए, सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी ने। और कब किए थे ये किए थे 1868 में। कब किए थे? 1868 में। इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स में 1868 तक ये नेशनल इनकम को कंप्लीट किया था कैलकुलेट करके। उसके बाद आपके इंडिपेंडेंस से पहले एक क्वेश्चन भी बनता है कि इंडिपेंडेंस से पहले किस किसने नेशनल इनकम कैलकुलेट किए थे? तो 3 नेम्स हैं। एक है आपके फिंडले सिराज, एक है VKRV राव, और देयर इज वन मोर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम। तो वो 3 लोग हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, तीनों कंटिन्यूस लिखे हुए हैं, फिंडले सिराज, VKRV राव एंड वन मोर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो इन तीनों ने, क्वेश्चन आता भी है कि किसने इंडिपेंडेंस से पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, तो उन तीनों के नाम आप लिख कर आएंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद किसने की थी नेशनल इनकम कैलकुलेट? तो इंडिपेंडेंस के बाद की थी PC महलनोबिस ने। किसने किया था? PC महलनोबिस ने। इन्होंने 1949 से करना शुरू किया था और 1951 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और उसके बाद से अब जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं दैट इज CSO। अब जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है वो कैलकुलेट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज
CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है डायरेक्ट 1 मार्क में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का काम प्रेजेंट टाइम में कौन करता है। तो प्रेजेंट टाइम में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम करती है एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आता है नेशनल इनकम। यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए नेशनल इनकम के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन आपके बता भी देती हूँ जो आपके हैं, जो आ चुके भी हैं। जैसे कि one question was like I told you regarding the question that is there is one question, हाँ इसमें नहीं, ये मेरा सेपरेट बुक है तो उसमें आपने एक क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ था कि आपके इंडिपेंडेंस से पहले किसने कैलकुलेट किया था। एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट, ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है। सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं नेशनल इनकम से, हु एंड व्हेन कैलकुलेट द नेशनल इनकम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसमें आएगा दादा भाई नौरोजी इन 1868। उसके बाद आता है आपका कि बिफोर इंडिपेंडेंस कितने स्कॉलर्स ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। 3 स्कॉलर्स ने, उनके नेम क्या के थे, RC देसाई, VKRV राव एंड फिंडले सिराज। देखिए तीनों नाम आ चुके हैं। RC देसाई, VKRV राव एंड फिंडले सिराज। दूसरा क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। तीसरा क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले किसने नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी। देखिए इतने ही टॉपिक्स, एक छोटा सा पैराग्राफ है आपको, उसमें से इतने क्वेश्चंस बनते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस हु कैलकुलेटेड या अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ whom द नेशनल इनकम वाज कैलकुलेटेड। पीसी महलनोबिस के चेयरमैनशिप में, उनके अंडर डायरेक्टरशिप में पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई थी। पीसी महलनोबिस, ध्यान रखेंगे। इंडिपेंडेंस से पहले करने वाले 3 कौन थे, RC देसाई, फिंडले सिराज, VKRV राव, ये 3 थे। और सबसे पहले किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। और पीसी महलनोबिस ने कब किया था, 1949 में उन्होंने स्टार्ट किया था, अगस्त 1949 से करीब उन्होंने स्टार्ट किया था और उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 1951 में। अपने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिए थे वो 1951 में, याद रखेंगे 1951 में उन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। और अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का काम कौन करता है, प्रेजेंट टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म है, दैट इज CSO। CSO इज द एब्रिविएशन फॉर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ कितने सारे बन गए और ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। पीसी महलनोबिस वाला आ चुका है, दादा भाई नौरोजी वाला आ चुका है। तो आप याद रखेंगे कौन सा, कि इंडिपेंडेंस से पहले, इसको भी याद रखेंगे। ये तो रखेंगे क्योंकि ये 2 तो सबको कॉमन होते हैं, याद हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है जिसके लिए हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता। ये तो हर बार अक्सर पूछा जाता है, दादा भाई नौरोजी वाला और पीसी महलनोबिस वाला या CSO वाला। जो बहुत रेयर पूछा जाता है दैट इज कि इंडिपेंडेंस से पहले किसने किए थे। तो वो 3 कौन है, RC देसाई, फिंडले सिराज एंड डॉक्टर VKRV राव। नाउ 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए यहाँ तो हमने इनकम के बारे में पढ़ा, इनकम होती है। जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं। अब इकोनॉमी के 3 मेन सेक्टर्स होते हैं, वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बहुत से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं टेरिटरी, जो कि बिल्कुल गलत है। टेरिटरी इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। मेरे कई स्टूडेंट्स के मुंह से मैंने सुना था और दे सेड कि उन्हें उनके किसी टीचर्स ने बताया था। अगर आप में से भी कोई इसको टेरिटरी प्रोनाउंस करता है, सो लेट मी करेक्ट यू, इट इज टर्शरी। 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, प्राइमरी सेक्टर अभी आता भी है, डिफाइन करने को आ सकता है 1 मार्क में। प्राइमरी सेक्टर को डिफाइन कीजिए। प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी in which production is done directly from the available natural resources। जहाँ पे जो natural resources जो available हैं, डायरेक्टली उनसे ही क्या कर दिया जाए, उनसे ही अगर प्रोडक्शन हो जाए तो उसी को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे कॉटन है, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन है। कॉटन के प्रोडक्शन में नेचुरल फैक्टर से यूज होते हैं, रेनफॉल हो जाएगी,
तो कितना रेनफॉल होना चाहिए, सॉइल है वैसा नेचुरल है, सॉइल आप बना नहीं रहे हैं, रेनफॉल आप करा नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, रेनफॉल नेचुरल है, सॉइल जैसा चाहिए, उस सॉइल में ब्लैक सॉइल अगर चाहिए तो ब्लैक सॉइल में कॉटन हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर क्रॉप जो है या जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके लिए नेचुरल फैक्टर्स डिपेंडेंट है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो मौजूद रिसोर्सेज हैं आपके पास, जो संसाधन मौजूद हैं आपके पास नेचर के थ्रू, उनका यूज करके जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है। तो उससे इनकम जो अकर हो रही है, उससे जो इकोनॉमी मिल रही है, दैट इज योर प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर होता है इकोनॉमी का। इसमें माइनिंग भी आता है प्राइमरी सेक्टर में। माइनिंग इज लाइक खुदाई करते हैं ना, खुदाई करते तो मिनरल्स निकलते हैं, है ना, लाइक ऐसी कहीं पे नेचुरल गैस निकलता है, कहीं पे पेट्रोलियम निकलता है, कहीं पे आयरन ओर्स निकलते हैं, कहीं पे एल्यूमिनियम ओर्स निकलते हैं। ये आपने रिसोर्सेज वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ज्योग्राफी का चैप्टर है आपका, एल्यूमिनियम ओर, आयरन ओर, कॉपर ओर, उसमें। तो माइनिंग प्रोसेस जो है ना, माइनिंग, ये भी किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। ऐसा तो है नहीं कि आप में से कोई क्या करेगा, अर्थ में डिगिंग करेगा, पिट्स बनाएगा, पिट्स बनाने के बाद उसमें आयरन ओर डाल के आएगा, ऐसा नहीं। नेचुरली कोई जमीन ऐसी है जिसमें आप डिगिंग करेंगे तो वहां से पेट्रोलियम निकलेगा, वहां से नेचुरल गैस निकलेगा, वहां से एल्यूमिनियम ओर एक्सट्रैक्ट होगा, कहीं से आयरन ओर एक्सट्रैक्ट होगा। तो बच्चे लोग ये है क्या, ये सब डिपेंड करता है उस नेचुरल कंडीशन पे, उस नेचुरल कंडीशन पे। तो अब इसी चीज को समझ लेते हैं हम कि वो जो नेचुरल कंडीशन जिससे माइनिंग हो रहा है, जिससे क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, कॉटन क्रॉप प्रोड्यूस हुई फॉर एग्जांपल, तो ये सब किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर से मिला हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मतलब समझ रहे, प्राइमरी सेक्टर के लिए तो फिनिश्ड हो गया, प्राइमरी सेक्टर से मिला हुआ फाइनल प्रोडक्ट प्रोसेस होता है किसी और फाइनल प्रोडक्ट में। प्राइमरी सेक्टर से मिला हुआ फाइनल प्रोडक्ट प्रोसेस होता है किसी और फाइनल प्रोडक्ट में, तो उसी को कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। जैसे मैंने कहा, कॉटन प्लांट था तो उसके कॉटन लम्स निकले, तो वो जो कॉटन लम्स निकले उनसे क्या हुआ, कॉटन थ्रेड बना, कॉटन थ्रेड से क्या हुआ, कॉटन क्लोथ पीसेस बने। क्या बने, कॉटन क्लोथ पीसेस। तो वो जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे वो कॉटन की क्लोथ्स बन रही हैं, कॉटन तो था, वो प्राइमरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट था, लेकिन प्राइमरी सेक्टर के फाइनल प्रोडक्ट को क्या किया गया, प्रोसेस किया गया, और प्रोसेस करके एक नया फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया। कहाँ पे, जहाँ पे वो बनाया गया, इंडस्ट्रीज में जहाँ पर वो बनाया गया, उसको ही कहा जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। उसको ही क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। जैसे पोटैटो वाला एग्जाम्पल फिर से देते हैं। पोटैटो हो गए, पोटैटो क्रॉप्स जो थे वो प्रोड्यूस हो गए, पोटैटो इज द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम दैट प्राइमरी सेक्टर, वहां से पोटैटो आ गया। अब उस पोटैटो से क्या हुआ, किसी चिप्स कंपनी में या किसी चिप्स कंपनी तक वो पहुंचे और पोटैटो के क्या बने, पोटैटो चिप्स बने। क्या बने, पोटैटो चिप्स बन गए। वहां फाइनल प्रोडक्ट था, उस फाइनल प्रोडक्ट को फैक्ट्रीज में क्या किया गया, दूसरे फाइनल प्रोडक्ट में प्रोसेस किया गया। अब यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट क्या निकला, चिप्स निकला। अब इसके आगे तो नहीं हो रहा ना कुछ, इसके आगे तो नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है कि ये जो चिप्स बने जिस फैक्ट्री में, ये कौन सा सेक्टर में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ये आएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में। और एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूँ, सो लाइक माइनिंग वाला, जैसे आयरन ओर एक्सट्रैक्ट हुआ, आयरन ओर एक्सट्रैक्ट हुआ, उस आयरन ओर में से आयरन प्रॉफिटेबली निकाल लिया, आयरन निकाल लिया हमने। आयरन निकालने के बाद क्या हुआ, वो जो आयरन था वो तो प्राइमरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट हो गया, आयरन प्राइमरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब उस आयरन से मशीन्स बन रही हैं, मशीन पार्ट्स बन रहे हैं, आपके टेबल चेयर्स बन रहे हैं, तो उनसे क्या बन रहा है, कोई ना कोई फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्रीज में, तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो याद रखेंगे, प्राइमरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट जब फर्दर प्रोसेस होकर जिस सेक्टर में एक अलग फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, फिनिश्ड गुड बन जाता है, फिनिश्ड गुड बोलते हैं उसको, फिनिश्ड गुड बन जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, वो सेक्टर किस सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। वो सेक्टर आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। अब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बीच एक और सेक्टर है, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। बहुत से लोग, आई डोंट नो आपको कितना क्लियर है, लेकिन मैं आपको एकदम क्लैरिटी से बता दूं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले प्राइमरी सेक्टर,
फिर सेकेंडरी सेक्टर, और फिर कहते हैं टर्शरी सेक्टर इज द थर्ड सेक्टर, और पहले प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी आता है, और फिर टर्शरी आता है। नहीं, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो कनेक्टिव है दैट इज टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो कनेक्टिव है दैट इज योर टर्शरी सेक्टर। कैसे? टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी सेक्टर से वो कॉटन का जो रॉ प्रोडक्ट था, जो कॉटन प्लम्स थे, वो कहाँ पहुंचाने हैं? उस फैक्ट्री तक पहुंचाने हैं जहां पर फाइनल प्रोडक्ट बनना है, कॉटन के शर्ट्स बनने हैं या कॉटन क्लोथ पीसेस बनने हैं। उसके लिए क्या होगा? ऑर्डर दिया जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो वाया वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो देखिए, टेलीकम्युनिकेशन क्या है? एक सर्विस है जो आपको ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद हुआ क्या? वो माल जो भी था वहां से उस जिसने वो कॉटन प्रोड्यूस किया था, वो जो कॉटन व्यापारी था जिसने वो कॉटन प्रोड्यूस किया था, जिसके खेत में हुआ या जिसकी एग्रीकल्चर फील्ड में हुआ, उसने वो वहां तक पहुंचा दिया, या फिर उसने मंडी तक पहुंचाया, मंडी ने वहां तक पहुंचाया। तो अभी हुआ क्या? उन्होंने उनको ऑर्डर दिया, मैंने बताया ना, टू पार्टी, प्राइमरी सेक्टर के एक पर्सन से सेकंड मतलब फैक्ट्री वाले ने कहा कि भाई मेरे को ऑर्डर चाहिए आपका, मतलब मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है, आई हैव टू प्लेस माय ऑर्डर, मुझे कॉटन क्लोथ्स बनाने हैं या मुझे फैब्रिक्स बनाने हैं, मतलब मुझे फैब्रिक बनाना है तुम्हारे फाइबर से। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, तो उसके लिए क्या हुआ है? तो टेलीफोनिक हुआ होगा कन्वर्सेशन। ऐसा तो है नहीं कि हो सकता है कॉटन की खेती कहीं हो रही हो और आपको उसके लिए प्लांट जो है जहाँ पे वो कॉटन क्लोथ्स बन रहे हैं, जो फैक्ट्री है वो बहुत दूर है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पर्सनली वहां जाके उससे बात करके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑर्डर प्लेस हो सकता है। तो उस दौरान जो ये टेलीकम्युनिकेशन थी, एक सर्विस थी, उसने एक प्लेटफॉर्म आपको दिया प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच एक कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश कराने का। अब ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ऑर्डर प्लेस होने के बाद यहाँ से कॉटन जाना है कहाँ? कॉटन फाइबर पहुंचना है फैक्ट्री तक। कैसे पहुंचेगा? वाया ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्राइमरी सेक्टर को किससे कनेक्ट कर दी? सेकेंडरी सेक्टर से। उसके अलावा अब हुआ क्या? इन्होंने इधर से जो भी रॉ मटेरियल था या जो फाइबर था, कॉटन फाइबर, वो पहुंचाया फैक्ट्री तक। उनको क्या देना है? उनको इन्हें पेमेंट करना है। अब पेमेंट कर, जब वो स्पेशली लेने नहीं आए तो पेमेंट करने भी क्यों आएंगे? तो वो वाया क्या करेंगे? हो सकता है चेक पोस्ट कर देंगे, चेक पोस्ट कर देंगे, या फिर नेफ्ट, आजकल तो बहुत इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल है, नेफ्ट आरटीजीएस कुछ कर देंगे। तो वहां पे क्या हुआ? बैंक क्या है? बैंक ने सर्विस प्रोवाइड किया पेमेंट करने का। ट्रांसपोर्टेशन जो है, रोड ट्रांसपोर्ट हो चाहे रेल ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन ने आपको सर्विस प्रोवाइड किया माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। टेलीकम्युनिकेशन ने आपको कन्वर्सेशन करने का सर्विस प्रोवाइड किया। तो ये जितने भी सर्विसेज हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, आप समझिए प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कराने के लिए जो सेक्टर सर्विस सेक्टर काम करता है, उस सर्विस सेक्टर को ही कहा जाता है टर्शियरी सेक्टर। इंटरनेट फैसिलिटीज, ये सब है ना, ई फैसिलिटीज जितनी भी हैं, ये सब किस में आती हैं? टर्शियरी सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर को ही कहा जाता है सर्विस सेक्टर। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन है आपकी बुक में भी है और आ भी सकता है, व्हाट इज द अदर नेम? बुक में क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, द अदर नेम फॉर टर्शियरी सेक्टर इज सर्विस सेक्टर। द अदर नेम ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज सर्विस सेक्टर। उसके अलावा सर्विस सेक्टर हो गया। तो अब आपको ध्यान रखना, अच्छा सर्विस सेक्टर में और भी कुछ सर्विसेज आते हैं, जैसे कि कोबलर जो जूते बनाते हैं, वॉशरमैन है ना, और टीचर, बैंकर्स, ये बैंकिंग सिस्टम भी किस में आता है? ये सब किस में आते हैं? लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सब किस में आते हैं? सर्विस सेक्टर में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? सर्विस सेक्टर में। तो ये टर्शियरी सेक्टर है। तो व्हाट आर द थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिए इसमें तो मैंने इतना डीप समझाया, लेकिन आएगा क्या? डिफाइन प्राइमरी सेक्टर, डिफाइन सेकेंडरी सेक्टर, डिफाइन टर्शियरी सेक्टर, या तो ऐसे आएगा, या फिर व्हाट इज द अदर नेम। डेफिनेशन तीन में से एक ही आएगा, मान के चलिए तीन क्वेश्चन में से। अगर आपका लक है ऐसा कि आपको ज्यादा लिखने के लिए आ जाए तो मैं कह नहीं सकती, वरना डायरेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन आएंगे। अभी देखिए थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, थ्री सेक्टर ऑफ, या तो डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट आर द थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, या फिर नेम द सेक्टर which establish a relation between primary and secondary sector, what is the other name for tertiary sector, ऐसे आ सकता है।
इतना हमने डीप में पढ़ जरूर लिया। ऐसे ये कॉन्सेप्ट अगर डीप में पढ़ा जाए तो ये इससे ज्यादा वाइड और डीप कॉन्सेप्ट पूरे इस चैप्टर का नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए सुनने में ये एक दूसरे के सिनोनिम्स जैसे लगते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा लगता है ये दोनों एक ही हैं, डेवलपमेंट है ग्रोथ है, ग्रोथ है डेवलपमेंट, ऐसा फील होता है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो अलग, बिल्कुल ही अलग इंटरफेसेस हैं। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो बात आती है कि किसी कंट्री की थ्रू आउट ईयर या पर ईयर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। आप तो कहेंगे कि आप वो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं ये कहती हूँ कि किसी कंट्री का पर ईयर, या फिर पर ईयर की बात ही ना करें, लास्ट या जो प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें हम इस ईयर का नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल 2020 अप्रैल में नेशनल इनकम कैलकुलेट हुआ किसी एक पर्टिकुलर नेशन का, और 2019 के लिए भी उनके पास डेटा है कि क्या नेशनल, क्योंकि सीएसओ के पास डेटा रहता है ना, तो 2019 में नेशनल इनकम क्या था और 2020 के अप्रैल में जब कैलकुलेट हुआ तब नेशनल इनकम क्या था। तो जब निकल के आया तो ये देखा गया कि भाई नेशनल इनकम 2020 के लिए जो कैलकुलेट हुआ था दैट इज मच मोर देन द नेशनल इनकम इन कंपैरिजन टू 2019। तो नेशनल इनकम बढ़ गया, तो आप कहेंगे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये 3 सेक्टर्स रहेंगे आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसका मतलब इनमें क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ होगा, फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा बने होंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हुए होंगे थ्रू आउट द ईयर, तभी तो नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ होगा। तो वहां पे आप कहेंगे कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, अगर कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ है तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ तब हुआ है कि इस नेशनल इनकम के बढ़ने से, कि नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उस कंट्री में बेटर मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, डिफेंस फैसिलिटी, सर्विसेज जो है ये बढ़ गई, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े हैं, तो कहेंगे कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। समझिए, इनकम कितना भी बढ़ जाए, जैसे कि मैंने कहा 2 फैमिलीज, फिर से हम काउंट करते हैं, दोनों फैमिलीज, एक फैमिली में क्या हुआ, एक फैमिली में जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ वो 10,000 का हुआ, और एक फैमिली में सैलरी इंक्रीमेंट 30,000 का हुआ। किसी नए पर्सन की भी जॉब लग जाती है और सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है 30,000, मतलब टोटल सैलरी एक फैमिली की 10,000 से बढ़ जाती है और एक फैमिली की टोटल सैलरी 30,000 से बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे जिसकी सैलरी 30,000 से बढ़ गई है उस फैमिली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। ग्रोथ किसका होगा, ग्रोथ उसका होगा जिनकी बेटर लिविंग कंडीशंस हुई होंगी, कि भाई फॉर एग्जांपल इनकी 10,000 ही बढ़ी थी, लेकिन अब इनके पास सारी सुविधाएं हैं। फॉर एग्जांपल पहले ये रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, अब इन्होंने अपना खुद का ईएमआई पे फ्लैट ले लिया है, और ये क्या कर रहे हैं, ये जहाँ रहते थे वहीं रह रहे हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में भी जा रहे हैं, ये एक बेटर लाइफ जी रहे हैं, एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, एक साफ सुथरे माहौल में रह रहे हैं, एक अच्छे नेबरहुड में रह रहे हैं, कि अभी भी स्लम एरिया में रह रहे हैं। भले इनकी सैलरी बढ़ती चली जा रही है, एक अच्छा कमा रहे हैं, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। ये अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं लेते हैं, ये बेटर एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल्स में नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ हो रहा है ऐसा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है तो जरूरी नहीं कि उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई हो, और इसको प्रोग्रेस भी कहते हैं। इसी वर्ड को कहीं किसी बुक में इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी लिखा हुआ है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुआ हो या इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई हो। उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब उस कंट्री में बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज होंगी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, बेटर रोड्स ट्रांसपोर्ट होंगे, बेटर एयरवेज होंगे, बेटर वाटरवेज होंगे, फैसिलिटीज बढ़ेंगी, तो कहेंगे उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में। इसके डेफिनेशन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे, और इसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है
कंटिन्यूस डेवलपमेंट के अदर नेम्स क्या है? कंटिन्यूस डेवलपमेंट के अदर नेम है सक्सेसिव एंड सस्टेनेबल। ये तीनों एक ही तरीके के, एक ही डेवलपमेंट के नेम है, कंटिन्यूस, सक्सेसिव एंड सस्टेनेबल। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एसिमिलेटेड डेवलपमेंट क्या है? तो ये है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, तो आप लिखते हैं सस्टेनेबल, एसिमिलेटेड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए कि डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और आपकी बुक में भी कि डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सक्सेसिव डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका यूज करके कंटिन्यूस डेवलपमेंट करते जाते हैं। मतलब कि वुड हमारे पास अभी ट्रीज हैं बहुत सारे, तो ट्रीज के वुड पल्प का या वुड का यूज करते हुए हम चीजों को बनाते जा रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस डेवलपमेंट में क्या होता है, करंट डेवलपमेंट तो चलता है, करंट डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस चलता रहता है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा जाता। जैसे कहा भी जा रहा है, जैसे फ्यूल है, फ्यूल जो है, फ्यूल का अभी फ्यूल जितना अवेलेबल है कंटिन्यूस उसे यूज करते जा रहे हैं और फ्यूल यूज होता जा रहा है। अब फ्यूचर के लिए क्या बच रहा है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें से कुछ बच रहा है या नहीं, इसके बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा डेवलपमेंट कहलाता है कंटिन्यूस, सक्सेसिव या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें in that development what happens, we are using, in which we use the available natural resources and developing continuously without having any concern for the future या future generations। अब आता है assimilated development। assimilated development को बेटा आप ये भी कह सकते हैं डेवलपमेंट फॉर ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। इसमें क्या होता है, assimilated डेवलपमेंट में ये होता है, अगर डेवलपमेंट हुआ है कंट्री में, कंट्री डेवलप हो रही है, तो दैट डेवलपमेंट शुड रीच टू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पर्सन, या हर किसी तक पहुंचना चाहिए। नो वन शुड गेट डिप्राइव्ड फ्रॉम डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट से वंचित ना रह जाए, कोई भी डेवलपमेंट से वंचित ना रह जाए, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो कि जेंडर बेस्ड डेवलपमेंट हुआ हो, मेल्स का डेवलपमेंट हो गया और फीमेल्स का ना हो, मतलब मेल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, फीमेल्स के लिए ना हो, या एजुकेशन फैसिलिटीज हो, फीमेल्स के लिए ना हो, या कास्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज हो, या कलर बेस्ड हो, डस्की और फेयर कॉम्प्लेक्शन कलर बेस्ड हो, तो कोई भी इस डेवलपमेंट से डेप्राइव नहीं रहना चाहिए। वर्ड याद रखेंगे, डेप्राइव। None of the person should get deprived from the development, then this kind of development is known as assimilated development। जहाँ पे हर किसी का डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट होता है assimilated। This kind of development is not based on some particular factors। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट किसी पर्टिकुलर फैक्टर के, रिच का तो डेवलपमेंट हो रहा है, पुअर के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है, पुअर है तो पुअर है, तो वो डेवलपमेंट assimilated डेवलपमेंट नहीं है। एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है, पर्सनल ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारी चीज आती हैं। इसी ह्यूमन डेवलपमेंट में एक वर्ड आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि ह्यूमन डेवलप हुआ है या नहीं, तो उसके लिए एक इंडेक्स बनाई गई थी, एक सूची बनाई गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे पता चलेगा कि किसी ह्यूमन के डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, या इस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, इस कंट्री के ह्यूमन कितने डेवलप्ड हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पता चला था। और उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 फैक्टर्स थे, और इसका भी क्वेश्चन बन चुका है। इसका भी क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से 3 फैक्टर्स थे, कौन से 3 फैक्टर्स थे जिनको इंक्लूड किया गया। तो उसमें एक तो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कितना जीता है इंसान। जीता है तो मतलब कि उसकी, मतलब जैसे अभी पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी, लोग 100 साल तक जीते थे, लोग कितने साल तक जीते थे, 100 साल तक। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेस हो गई है, कम हो गई है। इसका मतलब वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है या वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो ऐसा नहीं हो रहा, तभी तो लोग जल्दी उनकी डेथ एज जो है वो कम होती जा रही। पहले लोग 100 तो कॉमन होता था। आप अपने मम्मी डैडी से पूछेंगे, अपने दादा दादी से पूछेंगे तो बताएंगे पहले के टाइम में तो 100 इज अ कॉमन एज। 100 तो इजीली कोई भी अचीव कर लेता था, इजीली कोई भी अचीव करता था। उसके बाद जो 3 पॉइंट्स इसमें लिए गए थे दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ही हेल्थ कहा गया है, दोनों एक ही टर्म में, ध्यान रखेंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ जिससे मैं यहाँ लिख सकूँ, आपको याद रहे। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें
3 फैक्टर्स जो यूज किए गए थे, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि 65 ईयर्स है, 80 ईयर्स है, 100 ईयर्स है, दैट इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इसी को कहा गया है हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा होगा। दूसरा एजुकेशन, दूसरा फैक्टर है इसमें एजुकेशन, और इसमें जो तीसरा क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसको आप कंपेयर करेंगे, मैंने जो आपको नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के दौरान एक 2 फैमिलीज का एग्जांपल लेके बताया था, तो पर कैपिटा इनकम से, कि जिस फैमिली की पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी, जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी, वो फैमिली का स्टैंडर्ड अच्छा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा था। तो जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वहां के पर्सन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये 3 फैक्टर्स, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से 3 फैक्टर्स कंसिडर किए गए हैं, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको हमने हेल्थ भी कहा है, नेक्स्ट एजुकेशन, एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जिसी को पर कैपिटा इनकम भी कहा गया। अब एक और बात, किसके चेयरमैनशिप में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्माण हुआ था, किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? तो आपको याद रखना है, ये नाम याद रखना है, देयर इज वन लंडन पर्सन हुज नेम इज मोहम्मद उल हक, हुज नेम इज मोहम्मद उल हक, आपको याद रखना है, महबूब उल हक, सॉरी नॉट मोहम्मद, महबूब उल हक, आपको ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो मे बी पॉसिबल कि इस बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसके चेयरमैनशिप में हुआ, मतलब बनाया गया था। तो आपको याद रखना है महबूब उल हक, और कब बनाया गया था, ये भी 1990, कब आया था, 1990 में। उसके बाद आते हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज द प्लानिंग which includes the overall development of an economy by using the available natural resources in a more productive way। मतलब कि जो नेशनल इनकम है किसी भी कंट्री की, उसका इस तरह से यूज किया जाए विद द हेल्प, साथ साथ जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करते हुए कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग। और इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर इकोनॉमी को प्लान करके करेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी होगी किसी कंट्री की, अगर प्लान्ड इकोनॉमी होगी तो आप समझ लीजिए कि उस कंट्री में हर चीज प्लानिंग है कि भाई देखिए इस अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स से हम इतना बेटर वे में जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, है ना, या हम इतना बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को मिटाना। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना। आपके बुक में 4-5 पॉइंट्स है, आप उनको लर्न करेंगे। इसमें बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, अगर आएगा तो। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि 5 ईयर प्लान क्या होते हैं, इन्हें डिफाइन कीजिए, नहीं। क्वेश्चन इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अब तक कितने 5 ईयर प्लान्स हुए हैं? देयर आर टोटल 12 5 ईयर प्लान्स। कितने हैं 5 ईयर प्लान? टोटल 12 5 ईयर प्लान है, जो 2017 तक चले हैं। कब तक चले हैं? 2017 तक चले हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि कौन सा 5 ईयर प्लान था जो अपने टेन्योर से पहले खत्म हो गया था? तो वो था 5th 5 ईयर प्लान। कौन सा था? 5th 5 ईयर प्लान। ऐसा ही इसमें क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता भी देती हूँ। Which 5 ईयर प्लान was ended 1 year before its completion? इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा 5 ईयर प्लान से, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। किसके मतलब अंडर में 5 ईयर प्लान चले थे? प्लानिंग कमीशन के। किसके अंडर में? प्लानिंग कमीशन के। तो एक क्वेश्चन है कि which 5 ईयर प्लान ended 1 year before its completion? तो उसका आंसर है आपका 5th 5 ईयर प्लान। एक क्वेश्चन है कि how many 5 ईयर प्लान्स आर अवेलेबल टिल नाउ? तो अभी तक सिर्फ 12 5 ईयर प्लान्स अवेलेबल है, जिसमें
आपके अप टू 2017 तक इंक्लूडेड है। कहाँ तक है? 2017। एक है इसमें पॉइंट है आपका, दैट इज प्लान हॉलीडे बोला गया है उसको, दैट इज प्लान हॉलीडे। व्हाट इज प्लान हॉलीडे, या वो पीरियड क्या था प्लान हॉलीडे का? 1966 से 69 तक कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया था। यही 3 क्वेश्चन आपको मेन याद रखने हैं इसमें। 1966 से 1969 तक कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया था। वहां एनुअल प्लान चलते रहते, पर ईयर के लिए प्लान बनता था, इकोनॉमिक प्लान बनता था और एग्जीक्यूट होता था, एनुअल प्लान्स थे। तो देखिए यहीं से बनता है कि एनुअल प्लान कब से कब तक चले थे? 66 से 69 तक, 3 साल जो थे 66 से 69 तक ये एनुअल प्लान चले थे, कोई 5 ईयर प्लान नहीं था। ये टाइम पीरियड जो है 5 ईयर प्लान में इंक्लूडेड नहीं है और इसीलिए इसको कहा गया था प्लान हॉलीडे। तो 5 ईयर प्लान से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? प्लान हॉलीडे कब से कब तक, उसका टाइम पीरियड क्या है? दैट इज 66 टू 69। प्लान हॉलीडे के दौरान क्या कोई फाइनेंशियल प्लान्स नहीं थे? प्लान्स थे, वो एनुअल प्लान्स थे। कैसे थे? एनुअल प्लान्स थे। उसके बाद कौन सा 5 ईयर प्लान था जो 1 साल पहले ही खत्म हो गया था? दैट इज 5th 5 ईयर प्लान। उसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, टिल नाउ कितने 5 ईयर प्लान्स बन चुके हैं? वो हैं आपके 12 5 ईयर प्लान्स बन चुके हैं। फिर प्लानिंग कमीशन को, एक और क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन को ओवरकम किसने किया? नीति आयोग ने। किसने किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी आ सकता है, नीति आयोग में जो नीति है उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके अलावा नीति आयोग की जरूरत क्या पड़ी? नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग कंप्लीट प्लानिंग ऑफ इकोनॉमी जो है उसके लिए काम करता है। नीति आयोग कि किस तरह से अवेलेबल रिसोर्सेज जो है उनका यूज करते हुए हम क्या करें, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? मिस्टर नरेंद्र मोदी। अवर प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और चीज में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रह गया। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ये 2 वर्ड आते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। जीडीपी जो होता है, जीडीपी इज द you can say sum total of all the products, final products या final goods and services produced within the boundary of a country in a financial year। देखिए नेशनल इनकम में किसी कंट्री की फाइनेंशियल ईयर में नेशनल इनकम काउंट की जाती है। इट कैन बी फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी जो ही हो। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डोमेस्टिक होता है घरेलू। तो घरेलू उत्पाद जितना हुआ है, मतलब इस कंट्री जो है उसकी बाउंड्री के अंदर जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज बने हैं कंट्री के अंदर, वो कहलाएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उनसे होने वाली इनकम को ही कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। लेकिन 2 अलग अलग वर्ड्स जनरली लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए इनकम को ही और जीडीपी को एक साथ बोल देते हैं। जीडीपी के जीडीपी ग्रोथ इतना है, जीडीपी इतना है, कंट्री का जीडीपी इतना है, इस तरह से बोल देते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल प्रोडक्ट और फिनिश्ड गुड और सर्विसेज which has been produced during a financial year within the boundaries of the country। और वही उसी से इनकर्ड होने वाली जो इनकम है, उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से इनकर्ड होने वाली जो इनकम है उसी को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। उसी को क्या कहा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। अब बात आती है कि ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम हो गया। अब बात आती है मेरे बच्चे कि नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक में इनकम सिर्फ इंक्लूड होती है विद इन द कंट्री जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें, लेकिन नेशनल इनकम में कंप्लीट इनकम, कंप्लीट नेशन की इनकम, वो कैसे हुआ है, वो दोनों चीजें हैं, चाहे वो इधर से हुआ है या फ्रॉम अब्रॉड भी इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक सिर्फ घरेलू उत्पाद की इनकम है, किसके? जो घरेलू उत्पाद है विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री हुआ है। तो अभी चैप्टर फिनिश हुआ। इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। आपकी चैप्टर के लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर लर्न करेंगे।
नेशनल इनकम की डेफिनेशन एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद होगी उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में से, उसमें आप एक भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज वर्ड टू वर्ड। जीडीपी की भी जो आपकी डेफिनेशन है वर्ड टू वर्ड याद करेंगे आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में से। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर पढ़ेंगे इस चैप्टर के, वो इसमें आ चुके हैं लेकिन आप जरूर पढ़ेंगे, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे डिफाइन जीडीपी, एक नंबर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैं इसी में से बताती हूँ आपको। डिफाइन जीडीपी, ठीक है, जीडीपी क्या है? हाँ, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन सुनते चलिए। जीडीपी की डेफिनेशन आ सकती है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन आ सकती है, पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन आ सकती है, उसका फॉर्मूला आ सकता है। और अगर पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला आता है तो आप पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिख कर आएंगे। उसके बाद आ सकता है कि नीति आयोग जो है उसकी नीति की फुल फॉर्म क्या है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। उसके चेयरमैन कौन है, ये भी आ सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेम द बुक ऑथर्ड बाय मिस्टर एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया एक इकोनॉमिस्ट थे। जब प्लानिंग कमीशन आया था तो प्लान इकोनॉमी आई थी, मतलब इकोनॉमी प्लान की जाने लगी थी कि किस तरह से अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करके क्या किया जाएगा, बेटर डेवलपमेंट किया जाएगा इकोनॉमी का। तो एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द बुक written by authored by Mr. M. Vishwesaraya, and who was Mr. M. Vishwesaraya? He was an economist. कौन थे वो? एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। पहले ही बता देती हूँ बच्चे, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस लर्न करनी है, वन वर्ड आंसर्स आएंगे इसमें, सिर्फ वन वर्ड आंसर्स या 1 मार्क आंसर्स आएंगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, जैसे कि ये है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ 12th प्लान, एक ये याद कर लीजिएगा, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ 12th प्लान। उसके बाद आता है कि नेशनल इनकम कमीशन जो फॉर्म हुआ था, अभी नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है, दैट इज सीएसओ। मैंने आपको बताया था सीएसओ की फुल फॉर्म क्या है, एक ये क्वेश्चन है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया आपका हो चुका है। और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके बारे में आएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने टर्म्स यूज किए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स यूज किए गए हैं, ये आएगा। एक एक नंबर क्वेश्चन में ह्यूमन डेवलपमेंट भी आ सकता है, एसिमिलेटेड डेवलपमेंट भी आ सकता है, इनकी डेफिनेशन। एक डेवलपमेंट और है बेटा, जो मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं, उन मॉडल पेपर्स में एक टाइप का डेवलपमेंट और दे रखा है जो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज इंक्लूसिव। इसमें मेंशन नहीं है, बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो होता है ये जो है एम्फसाइज करता है डेवलपमेंट ऑफ दोज सेक्टर्स और दोज एरियाज विच आर लैगिंग बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि जो लोग बहुत पीछे हो रहे हैं, जो पिछड़ रहे हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में जो ध्यान देता है वो डेवलपमेंट कहलाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या कहलाता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो अभी आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। 1 वर्ड क्वेश्चंस आपको इसके लर्न करने हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगी, सो प्लीज कीप स्टडिंग। और आप इसमें सिर्फ 1 मार्क के ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको चैप्टर को पढ़ेंगे। सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15, जिसमें से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। आई होप कि उसको भी एक दिन में चाहे 2 वीडियोस डाल के आपका कवर कराने की कोशिश करूं। अगर लेंथी होता है या नेट प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत आता है, तो उस दौरान हो सकता है मे बी आई विल टेक 2 days, अदरवाइज आई विल डू इट विद इन सिंगल डे। ध्यान रखेंगे इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन 1 मार्क से। नेक्स्ट जो चैप्टर में स्टार्ट करने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक ट्रेंड्स वाला, उस चैप्टर से 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क, उसके मैं आपको रिटन नोट्स भी सेंड कर दूंगी। सो प्लीज कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड लक।